Hello everyone, this is Ashish here. I teach live physics to all of you. आज हम लोग वेक्टर का नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने फिजिक्स का काफ़ी पोर्शन आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके साथ ही मैं आज आप लोगों को जो कंपोनेंट निकालना मैंने आपको सिखाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। देन मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि बाकी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट करें। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट टुडेज सेशन एंड आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि सेशन को फटाफट से आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे सेशन के साथ जुड़ पाएँ। और सबसे ज़्यादा मेरे को तब खुशी होगी कि आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है उतना आप लोगों ने परफेक्टली सीखा है। जितना भी आप लोग पढ़े हो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं बुक्स में, आप उनको लगा रहे हो। यदि क्वेश्चंस आप लोग जो भी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उनसे आप लोगों का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ब्लर हो रहा होगा या थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही होगी, क्योंकि जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन जब लगाते हैं तो हमें थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होती है। कॉन्सेप्ट लगने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को रिपीट करें, जिससे आप लोगों का परफेक्शन आएगा। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्वेश्चंस में भी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और हमें वो क्वेश्चन को बनाना कैसे होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी आज के सेशन में। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, वो क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं और साथ में मेरे साथ भी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग क्लास ड्यूरिंग। चलो भाई, मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था कि बाकी स्टूडेंट मेरे साथ एक बार कनेक्ट कर लें। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रिवाइज कर लिया यार, बहुत अच्छी बात है यार। फिर तो देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं। किसी भी एक वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको एक तो नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, दूसरे होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा था कि नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन नॉन रेक्टेंगुलर में। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर की बात करें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ये चीज शायद आप लोगों को याद होगी। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कवर अप किया था, जिसमें मैंने क्यूब बनाया और उसके बाद में एक डायगोनली ऐसे वेक्टर बताया था। इसको ऑब्जर्व भी करवाया था कि आप लोग अपने रूम के फ्लोर से लेकर छत तक का जो भी कॉर्नर है उसको डायगोनली ऐड कर दो, फिर उस पर जाने का आप ट्रैक देखो कि जा कैसे सकते हो, है ना। तो मैंने आपको समझाया था कि पहले ऐसे मूव करो, फ्लोर पर नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओगे, फिर इससे जाओगे, है ना। जैसे सपोज करिए इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक ऐसे मैंने आपको डायगोनली बनवाया, तो आप क्या करोगे? इस कॉर्नर से पहले सीधे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, है ना। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने देखे तो, और इसमें विजुअलाइज कराया था कि मैंने आप पहले ऐसे गए, फिर उसके बाद ऊपर चढ़े, फिर ऐसे गए, है ना। इस कॉर्नर से आपने नीचे तक यहां तक पहुंचे, फिर उसके बाद ऊपर गए, फिर उसके बाद यहां गए। ओके, अब आप कहते हो सर यहां से यहां गए, फिर यहां भी जा सकते थे और यहां भी जा सकते थे। हाँ, जा सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस वाले से यहां पे जा सकते हैं, फिर यहां से यहां जा सकते हैं, फिर यहां से यहां आ सकते हैं। तो आप देख लीजिए कॉम्बिनेशन कितने का बैठ रहा है? कॉम्बिनेशन 3 का बैठ रहा है। सर ऐसे जा सकते हैं, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए। हाँ, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों के पास ये सारे मेथड होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे चले गए। भाई जब तुम इधर आ गए हो तो वापस जाओगे थोड़ी ना। आप जब इधर आ गए तो पहुंचना है यहां पर है, तो सीधा इस पॉइंट को टारगेट करोगे ना। कई बार होता है हमने ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, दिमाग लगाया हमने, यहां से यहां तक पहुंचे, फिर इसके बाद यहां गए, फिर ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहां तक पहुंचे, इस पॉइंट के बाद यहां, फिर वापस इसी पॉइंट पर पहुंच गए। सर फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे। तो भाई ऐसा नहीं करना है आप लोगों को।
3 कंपोनेंट्स देख रहे हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। इज इट ओके? सभी को समझ में आया था? उसके बाद मैंने आपको समझाया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने आपको समझाया था, जिसमें हम लोग x और y एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं और x y एक्सिस में हमने कोई एक वेक्टर ड्रॉ किया। क्या किया था? कोई एक वेक्टर ड्रॉ किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा एक बार, है ना, कि मानकर चलिए एक्स वाई प्लेन है। क्या है? एक एक्स वाई प्लेन है और इसमें एक वेक्टर को मैंने ड्रॉ किया और उस वेक्टर को मैंने r बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने a बोला। देन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने कंसीडर किया r, यानी ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैंने बना दिया r। अब मैं कहता हूं कि इसके कंपोनेंट बताओ। क्या बताओ? इसके कंपोनेंट बताओ। तो एक तो कंपोनेंट इसका x और दूसरा y दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या दिखाई दे रहा है? एक तो x कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, एक y कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं देखता हूं कि x एक्सिस के साथ में ये वाला जो वेक्टर है वो थीटा एंगल मेक कर रहा है, तो थीटा एंगल मेक कर रहा है, तो यहां पर मेरे को एक पॉइंट और विजुअलाइज होता है कि ए पॉइंट से मैंने x एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करी, है ना, जिसको मैंने एक वेक्टर बना दिया। क्या बना दिया? वेक्टर बना दिया। कौन सा? बी ए वेक्टर बना दिया। क्या बनाया? बी ए वेक्टर बनाया। अब ये बी ए जो वेक्टर है ये 90 एंगल पर इंक्लाइंड है, सॉरी 90 एंगल पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 एंगल पर परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग एक और समझ में आता है मेरे को कि ओ ए बी एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा और राइट ट्रायंगल बनते ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल हो गए एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर पाइथागोरस लग सकती है। जब पाइथागोरस लग सकती है तो वहां हम थोड़े से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें रिलेट करने लगती हैं, है ना, क्लिक करने लगेंगी माइंड में। तो हमने देखा कि ओ ए इस राइट ट्रायंगल के बेसिस पर ओ ए जो है वो हाइपोटेनस है, इस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, और ये जो है जिस पर एंगल बना हुआ है इसको हम लोग बेस बोल रहे हैं। ओ बी इज द बेस, बी ए इज द परपेंडिकुलर एंड ओ ए इज द हाइपोटेनस। ठीक है, इसके बेसिस पर मैंने क्या देखा कि मैं क्या लिख सकता हूं। अगर मेरे को देखो ये वाला मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन इस मैग्नीट्यूड को जानना है, कौन से वाले को? बी ए को मेरे को जानना है। तो बी ए को जानने के लिए मैं क्या करूंगा भाई? बी ए मैग्नीट्यूड को जानने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं साइन थीटा को यूज कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? साइन थीटा को यूज कर लेता हूं। किसको? साइन थीटा को। अब बी ए, अब देखो बी ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू बी ए, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी ए अपॉन ओ ए। तो यानी कि बी ए को तो मैंने डिट्टो वही लिखा, ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूं? आर लिख सकता हूं, और बी ए को अब मैं कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूं? आर साइन थीटा लिख सकता हूं। यानी कि बी ए की जो मैग्नीट्यूड आई है वो मेरे पास कितना आ गया? आर साइन थीटा आ गया। उसके बाद मैंने क्या देखा? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखा कि भाई ये वाला पॉइंट निकल के आ गया। अब देखो, अब इस लेंथ को मेरे को निकालना है, इस मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, तो अब मैं बेस और हाइपोटेनस को हेल्प में ले सकता हूं, और बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन आप लोग जानते हो कॉस में होता है। तो मैंने क्या लिखा? कॉस थीटा इक्वल्स टू, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ बी बेस, यानी बेस वाला आ गया ओ बी, एंड हाइपोटेनस ऊपर चला गया आर वाला, तो ओ बी अपॉन आर। अब ओ बी को मैं यहां पर कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूं? आर कॉस थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? आर कॉस थीटा लिख सकता हूं। अभी तो आप लोग ऐसे समझिए, अभी आपको और भी बहुत सारी चीजें मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएंगी आप लोगों को। अब मैं क्या लिख सकता हूं? इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, कंपोनेंट लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया था। या फिर दूसरा पॉइंट भी जानते हो आप लोग, यहां पर एक ट्राइंगल हो गया। देखो, फर्स्ट वेक्टर हेड, सेकंड वेक्टर हेड, एंड फर्स्ट वेक्टर के साथ में हमने ये बनाया ट्राइंगल रूल, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? आर इक्वल टू दिस एंड दिस ऐड करके लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में। हाँ सर, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। यस, वी कैन राइट इट, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हो तो ठीक है, इज इट ओके, इतना ही हमें चाहिए। ओबी को हम क्या लिख सकते हैं? ओबी को हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा। ओबी के मैग्नीट्यूड को देखो, इधर देखो, ओबी के मैग्नीट्यूड को आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आई कैप क्यों लगाया? क्योंकि ओबी जो है एक्स डायरेक्शन में, किसमें? एक्स डायरेक्शन में। जब एक्स डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन दिखाने के लिए आप लोग एक स्पेसिफिक टर्म यूज करोगे, आई कैप। तो हमने क्या यूज कर लिया? अब हमने आई कैप किसको दिखाने के लिए?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव आई कैप से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इज इट ओके? समझ में आ गया। उसके बाद बी ए की बात करें, किसकी बात करें? बी ए की बात करते हैं। तो बी ए का मैग्नीट्यूड है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा लिखा। उसके बाद हम इस जे कैप की बात करें तो जे कैप क्या है? ये किसको दिखा रहा है? ये वाई डायरेक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? वाई डायरेक्शन को दिखा रहा है। यस और नो? ये वाई डायरेक्शन को दिखा रहा है। दैट्स व्हाई हमने एक और स्टैंडर्ड टर्म्स यूज कर लिया, जे कैप फॉर द वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस के लिए। ओके चलिए अब देखो आर कॉस थीटा, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आर ऑफ एक्स, यानी एक्स एक्सिस पर जो मैग्नीट्यूड है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आर साइन थीटा को आर वाई, यानी कि दिस इज द वाई कंपोनेंट, दिस इज द एक्स कंपोनेंट। यानी एक्स कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूं आर ऑफ एक्स और वाई कंपोनेंट को लिख सकता हूं आर ऑफ वाई। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी को कोई भी पॉइंट यहां तक समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क। ठीक है, अब देखो, अब मैं जब इसको लिख सकता हूं दिस, तो इसको एक और स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई मेरे को। क्या मिली? एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिला। कौन सा? ओ ए। ओ ए को क्या लिख सकता हूं? आर ऑफ एक्स आई कैप एंड आर ऑफ वाई जे कैप। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे आपको समझा देता हूं। देखो हमने क्या लिखा? ओ ए कैप को हमने क्या लिखा था? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा एंड दिस इज द आई कैप, आर साइन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं? जे कैप लिख सकता हूं। कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगा रहे होंगे, तो दिमाग कैसे लगाते हैं मैं समझा देता हूं। यहां पर सर आर कॉमन दिख रहा है, आर कॉमन ले लो। भाई आर कॉमन लेके क्या कर लोगे? है ना? तो ऐसी फालतू की चीजें नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक, चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं आर ऑफ एक्स आई कैप, आर ऑफ वाई जे कैप। अब ये क्यों लिखा सर? ये तो आपने बता दिया था, फिर दोबारा क्यों लिखा? उसका रीजन है भाई लोग, इसका एक रीजन है। अब देखो, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बेस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनस। ओके, अब हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड क्या है भाई? थोड़ा सा देखो उधर। दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का आर, बेस ये रहा एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अब क्या लिख सकता हूं? आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बट हमें अब क्या करना है? अब देखो, करना चाहो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल लिख देना है, दिस इज द आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करोगे? सर दिस इज द आर, और यहां पर हमने क्या लगा दिया? रूट लगाया। ये लगा दिया। ओके, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब यहां पर जो आर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर। ठीक है, कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। तो यानी कि हमें क्या मिला भाई? ये कुछ अलग मिल गया, तो इसी को हम लोग क्या दिखा देंगे? जो भी हमें वेक्टर, रिजोल्यूशन वेक्टर जो है उसका क्या मिला? ये क्या मिला? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। ओके, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब एक और काम करते हैं। यदि आप लोगों को इस पॉइंट पर एक पॉइंट और पूछा जाए कि भैया एक बात बताओ, इस पर टेन थीटा बता दो, क्या बता दो? टेन थीटा। क्या बताओ? टेन थीटा। तो आप क्या करोगे? अब आपको ये याद होना चाहिए,
आर वाई अपॉन आर एक्स। ये जो वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है, दिस इज द थीटा, और ये एंगल आप लोगों से पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे? अब आपको ये वेक्टर का थीटा पूछ रहा है, यानी कि एंगल पूछ रहा है कि ये कितना एंगल बना रहा है, तो दिस अपॉन दिस करोगे, हाँ या ना? दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है? टेन थीटा में होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। अब एक और पॉइंट है, स्लोप निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? कुछ याद आया? क्लिक किया। स्लोप निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? टेन थीटा को यूज में क्यों लेके आते हैं? कुछ याद आया? भाई बोलो ना यार, यस है या नहीं? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो? तो पढ़कर क्यों भूल रहे हो? याद आया? स्लोप टेन थीटा क्यों यूज करते हैं? तो टेन थीटा यूज किया कि जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, आर वाई अपॉन आर एक्स। याद रहेगा हमेशा। अब देखो याद रखने, अब मैं आपसे एक पॉइंट भी बोल सकता हूं, भाई आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सोते जगते आपके दिमाग में होना चाहिए, बट मैं आपको क्लू बता रहा हूं कि आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट करो, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन भी आ जाए, तब भी आप लोगों के माइंड में वो सारी चीजें रहें कि ये आया कैसे था। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। भाई रेस्पॉन्स करो तो अच्छा रहेगा यार, आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगता ना फिर ऐसे। ठीक है, अब देखो इस वेक्टर की आप लोगों से डायरेक्शन पूछी जाए तो कैसे बताओगे? सर डायरेक्शन पूछी जाए तो हम लिखेंगे इसको आर कैप। क्या लिखेंगे? आर कैप। दिस इज द आर, दिस इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर ये आर क्या है बच्चे लोग बताओ, ये क्या है? दिस द यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ ओ ए। किसका? ओ ए का यूनिट वेक्टर है। समझ गए या नहीं समझे? चले अब इसको कैसे निकाला जा सकता है? बोले सर इसको निकालना तो बताइए, है ना? कोई बात नहीं बच्चे लोग, देखो इधर आर के आर, इसको क्या लिख सकते हैं? सर अभी लिखना बताया आपने, इसको अभी लिखना बताया। देखो इधर आर ऑफ एक्स दिस दिस दिस। ठीक है, चलो लिख दो भाई। दिस मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, सर जी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अभी अभी तो बताया। ये देखो मिला कुछ? यस सर। याद रहेगा? याद रहेगा नहीं रहेगा? बोलो तो। कुछ अलग किया क्या? सब कुछ जो जानते हो सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं पढ़ाया मैंने, बस उनको एक स्पेसिफिक टर्म्स में आपको अब समझा दिया है, स्पेसिफिक लैंग्वेज में समझा दिया है। मैं ये कहूं कि वेक्टर की लैंग्वेज में समझा दिया है, बस इतना किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ेंगे फिर। अब धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा आप लोगों को, काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, मानकर चलिए कोई एक वेक्टर दे रखा है आर वेक्टर, थ्री आई प्लस 4j, 4j। इसके बेसिस पर आपसे कुछ टर्म्स वो फाइंड करने की बात कर रहा है कि एक तो बताइए
मैग्नीट्यूड। बी पॉइंट में कह रहा है आप लोगों से सी एंगल मेड बाय this vector with x-axis, with x-axis। ठीक है, एक कह रहा है ये कमाल का पॉइंट है, इस वेक्टर को ड्रॉ भी करके दिखाना है। अभी तक तो ड्रॉ करके दिया था, बाकी सब कुछ आपको करना था। अब मामला कुछ और बिगड़ चुका है भाई लोग। कर पाओगे? कर पाओगे क्या सर? कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं, है नहीं लेकिन बना सकते हैं, क्योंकि सारे टर्म्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्या करोगे बेटा? आर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, आर ऑफ वाई का होल स्क्वायर। बेटा आर ऑफ एक्स यहां पर कितना दे रखा है? आर ऑफ एक्स कितना दे रखा है सर? आर ऑफ एक्स जो है वो 3 है, आर ऑफ वाई जो है वो कितना है? 4 है। अब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर भाई निकल के आया नहीं आया? सर आ गया, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, यही बात कर रहा था ना निकालने की। बी पॉइंट क्या फाइंड कर रहा है? आर कैप फाइंड करने की कह रहा है। तो आर क्या होता है? आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो आर कैप निकालना है, दिस इज द 3 ऑफ आई 4 ऑफ जे कैप अपॉन आर, इसकी वैल्यू निकल के आई है 5। आर कैप 3/5 आई कैप 4/5 जे कैप। इट इज अनदर आंसर। अगला आंसर। सर ये कैसा सवाल है, कैसा जवाब है? ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। यहां पर ये दे रखा था, वहां पर फिर दोबारा से वही दे रखा है। ठीक है भाई, ऐसा ही है कुछ। याद रखने बस पॉइंट्स आपको कैसे निकालते हैं। अगला कह रहा है कि एंगल मेड बाय दिस, तो एंगल मेड बाय दिस, एंगल मेड बाय दिस, ओके। तो आप क्या करोगे बेटा? tan थीटा आर वाई अपॉन आर ऑफ एक्स। आर वाई कितना भाई? 4/3। ऐसे ही बोलोगे ना सर 4/3? यस सर, ऐसे ही बोलेंगे। यानी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। एक और जानते हो आप लोग कि ये 4/3 एक एंगल होता है, ट्रिपलेट होता है। वो कौन सा वाला ट्रिपलेट होता है? दिस इज द 4 3 5, ये 53 होता है ना। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो तो। सर 4/3 होता है ना। अब देखो 53 बड़े एंगल के साथ बड़ी साइड होती है, याद होगा आप लोगों को, ये चीज समझाई थी। यहां से एक पॉइंट निकल कर आया कि एंगल कितना होगा? 53 होगा। किस बच्चे को समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट? नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि तुम्हें नहीं समझ में आए। क्यों? क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये इसका प्रमाण है। ठीक है, रिपीट नहीं करूंगा, अपने नोट्स रिवाइज करो। बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया था ये वाला एंगल कैसे निकालते हैं, क्या है ये, कैसे है, कौन सा ट्रिपलेट होता है, यहां भी बता दिया। इतने से लिख के समझ में आ गया अगर आपको सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो, और नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं आने वाला, है ना। चलो, एंगल समझ में आ गया? एंगल समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब वो कह रहा है इस वेक्टर को ड्रॉ कर दो। क्या कह रहा है? ड्रॉ कर दो। सर यही काम नहीं आया, बाकी सब कर लिए थे। कोई ऐसा कोई है क्या जिसको यही समझ में नहीं आया, बाकी सब कुछ आ गया हो? तो इस वेक्टर को ड्रॉ करने की बात कर रहा है, तो भाई काम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स वाई, एक्स एंड वाई, ओके। एक
वेक्टर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द 3, दिस इज द 4 और दिस इज द 5। अब ये कैसे बना, कितने बच्चों को पॉइंट समझ में आ गया? देखो भाई, आर ऑफ वाई, दिस इज द आर ऑफ वाई, क्या आर ऑफ वाई क्या है 4, आर ऑफ एक्स, एक्स पर कितना है 3, ठीक है, और ये कितना निकल के आया भाई, ये निकल के आया 5, क्या निकल के आया 5। अब आर जो है वेक्टर डी 5 निकल के आया। क्लियर? यही तो कह रहा था, और कुछ अलग था क्या, कुछ नया था क्या? नहीं तो फिर यही तो था। तो इस एंगल को ड्रॉ करने में, एंगल हमने निकाल ही लिया, सब कुछ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ भाई? जल्दी बोलो यार, समझ में आया तो, नहीं आया तो जल्दी बोलो, जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की साइड भागे, अगले क्वेश्चन की साइड भागे। अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें भी सेम टर्म्स बोल रहा है और वही सारे टर्म्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। व्हाट? फटाफट से निकालिए। अब जिसने ये बोला ना कि सर सेम ही तो है, अगर किसी ने ये बात सेम बोल दी तो मजा आ जाएगा यार मुझे, सच बता रहा हूं। एंगल मेड बाय, सॉरी, एंगल मेड विद चलो फटाफट से करो। देखो ये वाला, जो बच्चे सेल्फली और ट्राई करना चाहते हैं तो वो पॉज करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा क्वेश्चन करूंगा। अब देखो -1 लिख लो चाहे 1 लिख लो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग वही आना है। √3 है। कितना आया 2, क्या आया 2। इसके बाद बी वाला आर वेक्टर मॉड ऑफ दिस, तो ये कितना है बेटा, देखो उधर दिस, डिवाइड बाई, अब देखो सीधा 2 कर रहा हूं मैं, ओके, और इसको क्या लिख सकते हो, समझे बच्चे लोग? किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, है ना, किसी को
कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। आई होप यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। एंगल मेड बाय, अब देखो एंगल कब निकाल पाओगे, सॉरी एंगल निकाल लेते हैं पहले। एंगल निकालते हैं पहले। अब देखो एंगल निकालने से पहले थोड़ा सा मेरे को है ना इसमें कंफर्टेबल लग रहा हूं कि मैं इसका पहले इस वेक्टर को ड्रॉ कर लूं फिर एंगल निकालूं, क्योंकि कुछ थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ये मुझे क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है अभी फिलहाल। अब वो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैं एक बार क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर वो आपको भी समझ में आने लगेगा। देन क्या करना है भाई आपको, देखो इसमें पहले आप लोग ये बताइए, ऐसा ही कुछ होगा, हाँ या ना, ऐसा ही कुछ होगा, यस और नो, यस और नो। हाँ सर, यस सर, कुछ ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है। तो अलग नहीं है, अब हम लोग ऐसा कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो आई तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है वो कर रहा है एक्स एक्सिस को, लेकिन उसके सामने लगा हुआ माइनस, तो माइनस के एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, माइनस के को कर रहा है। अब आई के सामने कुछ भी जीरो कुछ नहीं लिखा, कोई नंबर नहीं लिखा, तो नंबर नहीं लिखा तो आपको क्या समझ में आएगा, इसका मीनिंग क्या है, वन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं भाई, हम मानकर चलते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो यहां पर ये वन होगा कहीं ना कहीं इस जगह पर हम मानकर चल लेते हैं। अब यहां वो कह रहा है कि वाई एक्सिस पर, वाई पर देखो जेड जे कैप का मीनिंग क्या है, वाई एक्सिस। अब इसमें पॉजिटिव दे रखा है √3, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वाई एक्सिस पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की साइड कोई वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और √3 उसकी मैग्नीट्यूड कंसीडर करनी पड़ेगी वाई पर। किस पर, वाई पर। तो देखो ये वाई पर, या क्या लिया, देखो ये क्या आया, ये क्या लिया, पहले इसको समझाता हूं। देखो r ऑफ x की जगह पर -1 है। अब डायरेक्शन हमने ये ले ली, इसकी लेंथ क्या होगी, +1। -1 मत लिख देना भाई, माइनस को केवल इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है 1। ओके, r ऑफ x, r ऑफ y √3 कितना, r ऑफ y कितना है बेटा, √3। समझे। अब आपने क्या करना है, अब वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो वेक्टर क्या होगा, ये वाला, क्या होगा, ये वेक्टर होगा। कौन सा वाला, ये वाला वेक्टर होगा। समझ गए। देन दिस इज द r ऑफ x। ओके, क्लियर, कोई क्वेश्चन, डाउट नहीं। अब एंगल निकालना है, तो एंगल अब निकाल, देखो ये वाला डी वाला मैंने कर दिया पहले। अब आपको बताना है सी वाला ऑप्शन बताना है। क्या बताना है, सी वाला जो पूछा गया था कि एंगल बताइए। तो बेटा एंगल बताना है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आप जब बनाओगे तो आप एक बता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो अभी तो हमें एक राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट ट्राइंगल में ये वाला अल्फा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, इसके मान लेता हूं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, tan अल्फा RY/RX, दिस इज द √3, दिस इज द 1, दिस। अब देखो यहां पर अगर आप मॉड भी यूज करना चाहो तो मॉड यूज कर सकते हो। अब मॉड यूज करने से आपको क्या मतलब है कि पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। अभी अल्फा की वैल्यू आपको यहां पर क्या मिल रही है भाई, यहां पर आपको अल्फा की वैल्यू मिल रही है 60, क्योंकि tan में tan 60 की वैल्यू √3 होती है और अल्फा की वैल्यू मिल गई 60। अब ये वाला एंगल 60 मिल गया और आप धड़ाक से आंसर लगाओगे किसका, एंगल मेड बाय दिस
लगा दिया आपने 60, लेकिन 100% गलत हो गया आपका आंसर। क्यों? क्योंकि ये तो भैया जो अल्फा एंगल है ये माइनस के एक्स एक्सिस के साथ है, और यहां इसने क्या बोला, पॉजिटिव के एक्स एक्सिस के साथ। यानी कि आपसे जो आंसर पूछा है वो ये वाला पूछा है, इसको बताना है। देन आप क्या करोगे, आप बढ़ाओगे थीटा, यानी कि 180 में से अल्फा को माइनस करोगे तो थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस का 60, यानी थीटा इक्वल्स टू 120। बच्चे लोग समझ में आया? अब समझ में आया क्यों हमने वो डायग्राम जो है वो, यानी कि जो वेक्टर को पहले ड्रॉ किया उसके बाद हमने सॉल्व किया। दिस इज द ओनली रीजन टू ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, जो आपको समझाने में हेल्प करेगा। लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, आप लोग आराम से कर पाओगे। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप ये सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक आपके माइंड में होने लगेंगी। लेकिन परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन आएगा प्रैक्टिस के साथ। ओके, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की साइड मूव करें। तो जो वेक्टर में जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, उतने कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। आपको पूरा 2 मिनट का समय दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, सी कैप ए ऑफ आई प्लस 0.8 जे कैप। ओके, अब आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ ए। बोले सर क्या, कैसा क्वेश्चन दे दिया, एकदम बकवास क्वेश्चन दिया है। हमारे पास अननोन वैल्यू ज्यादा है, नोन वैल्यू 1 है, 0.8 दिखाई दे रही होगी बस, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर हमें। अब दिखाई नहीं दे रहा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स टर्म्स यहां पर आपको दिखाई दे रहा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दिमाग लगाओ यार, सब कुछ क्वेश्चन में ही है, लगाओ दिमाग। चलिए अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड यूज करना है, और वो आप शायद देख पा रहे होंगे कि इसको मैं क्या कह सकता हूं, यूनिट फैक्टर। इसकी वैल्यू की बात करें तो 1 के इक्वल होती है या नहीं होती? सर होती है। तो बेटा एक बात बताओ, है ना, 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। दिस इज द ए स्क्वायर हाँ या ना। अब इसको ए स्क्वायर 1 माइनस 0.64 लिख सकता हूं। सर ए स्क्वायर इसको लिख सकता हूं 0.36। सर इसको मैं लिख सकता हूं 0.6।
भैया और क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये सही है बस। अबे एक और पॉइंट देख लो, इधर जब अंडर रूट में जाएगा ए की वैल्यू क्या माइनस नहीं हो सकती? सर हो सकती है, या तो ये होगा या ये होगा। कैसे होगा? देखो ए स्क्वायर 0.36 है, ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.6 नहीं लिख सकते? हाँ सर दोनों ही वैल्यू हो सकती है, या तो ये या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। देखो वाई एक्सिस पर पॉजिटिव दे रखा है, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, है ना। एक्स देखो वाई एक्सिस श्योर है पॉजिटिव, वाई एक्सिस है श्योर कि पॉजिटिव ही है ऊपर। अब ए यहां भी हो सकता है, किसमें? ए वाला इसमें भी आ सकता है, यहां आएगा तो पॉजिटिव होगा, इधर आएगा तो नेगेटिव होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? तो एक्स पर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन वाई इज पॉजिटिव। क्लियर है बच्चे लोग? जल्दी बताओ यार, हाँ या ना? ओके चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर along x axis and y axis ठीक है। वेक्टर देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। एक वेक्टर दे रखा है 37, this is the F1, it is 10 Newton, this is the F2, it is 20 Newton, कितना? 20 न्यूटन, और इसका एंगल जो दे रखा है वो 53 दे रखा है। ओके बच्चे लोग, अब आपने क्या करना है, कंपोनेंट निकालने इन दोनों ही वेक्टर्स के, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। दोनों वेक्टर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स निकालने, इसका और इसका, दोनों का अलग अलग फाइंड करना है। ठीक है भाई, चलो फाइंड करो। यू हैव टाइम फॉर दिस क्वेश्चन and you can calculate. After that I will tell you how. लैग नहीं हो रहा यार, बिल्कुल नहीं हो रहा। चलो अब देखो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब देखो सबसे पहले आपको करना है फॉर F1, ओके, किसके लिए? F1 के लिए। तो F1 को सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये वेक्टर जो है वो ओरिजिन पर उसकी टेल लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। सबसे पहले चेक करना कि ओरिजिन पर टेल है या नहीं है। अगर ओरिजिन पर टेल है देन आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अगर ओरिजिन पर टेल नहीं है तो सबसे पहले ओरिजिन पर टेल लगाएंगे पैरेलल शिफ्ट करके। ठीक है भाई, अभी यहां पर आपको डायरेक्ट ऐसा मिल गया, पहले टेल लगी हुई है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब जब आपने देखा कि इसके ऊपर हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं भाई लोग, दिस वन और दिस वन, इसको क्या बोलूंगा? आर ऑफ एक्स, इसको मैं क्या बोलूंगा? आर ऑफ वाई, हाँ या ना? इसको बोलूंगा आर ऑफ एक्स, दिस इज द आर ऑफ वाई। आर ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या लगाऊंगा बेटा? देखो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको क्या लिख सकता हूं? इसको क्या लिख सकता हूं? आर ऑफ एक्स को देखो भाई, इसको लिख सकता हूं F1 cos 37, हाँ है ना? आर ऑफ एक्स F1, इसको क्या लिखोगे? 10। अब cos 37 की वैल्यू क्या होती है? देखो 37 की याद होगा, 37 cos 37 की वैल्यू बताओ जल्दी से भाई, सब लोगों को याद होनी चाहिए। cos 37 ट्रिपलेट बनाकर देख लो, अगर नहीं आ रहा तो ट्रिपलेट बना लो, नहीं आ रहा तो ट्रिपलेट बना लो। 37 3 इट इज 4 इट इज 5, तो 3 बाई सॉरी क्या होता है बेस 4 बाई 5, 4 बाई 5 कितना आ गया? कितना आया? 4 बाई 5 टू 8, कितना आया भाई? 8। ओके चलो इसका आर ऑफ वाई निकाल लेते हैं। तो F1 कॉस की जगह पर आप क्या यूज करोगे? अब देखो ये वाला टर्म यूज कर लिया। अब हम क्या करेंगे? दिस अपॉन दिस, क्योंकि दिस इज द 10, ये 10 दे रखा है, कितना? 10 दे रखा है, ये कितना ये वाला निकालना है, तो बस काम हो सकता है कैसे? इसको साइन 37 कितना? दिस, अगर ये हो सकता है तो आप दिस इज द 10 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, इट इज 6, इट इज 6। ओके यस और नो? क्या आ गया? 6 आया। किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? देन अब आप लोग इस F1 वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? इस F1 वेक्टर को देखो R ऑफ X कितना आया? 8i कैप। R ऑफ X 8 है, किसमें? X डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग i कैप। नेक्स्ट दिस इज 6, किसमें? Y पे, Y पर कितना है? 6 है, और Y डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए J कैप। यानी इस वेक्टर को विद कंपोनेंट देखो ऐसे एक्चुअल में दे रखा है आपको 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के साथ 37 बना रहा है, लेकिन हम लोग कैसे लिखेंगे कि इसके दो कंपोनेंट की बेसिस पर लिखते हैं, एक तो आर ऑफ एक्स, एक आर ऑफ वाई के बेसिस पर लिखना है आपको। तो आर ऑफ एक्स कैसे लिखता है हमने? आर ऑफ एक्स को हमने कुछ इस तरीके से लिखा 8i कैप, 8i कैप, यानी कि मैग्नीट्यूड 8 है और एक्स एक्सिस पर 8 एंड आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो भी पॉजिटिव को कर रहा है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अब नेक्स्ट हम लोग देखो ये वाला ट्रिपलेट आप लोग याद रखोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आप मूव करते हैं। फॉर F2 वेक्टर, ठीक है, चलिए F2 वेक्टर के लिए अब देखो थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं, अब इस पर आ जाते हैं। अब जब इस पर आओगे तो आपको थोड़ा सा ट्रिपलेट को फिर दोबारा से स्विच करना पड़ेगा। अभी तो मैं बना रहा हूं, ये सारे टिप्स पे हो जाने चाहिए भाई आप लोगों के, है ना? देखो अब ये वाला ट्रिपलेट की बात करें तो यहां कुछ ऐसे होगा। अब इसको क्या बोलोगे? आर ऑफ वाई,
इसको क्या बोलोगे, आर ऑफ एक्स बोलोगे, यस और नो। इट इज 20, तो इट इज 20 न्यूटन ऐसे दे रखा है, हाँ या ना। देन हमने इसका क्या निकालना है, आर ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, आर ऑफ एक्स। अब एक्स के साथ ये वाला कंपोनेंट देखेंगे, क्या कौन सा कंपोनेंट देखोगे, ये वाला कंपोनेंट देखोगे। तो अब आर, दिस इज द F2 एंड कॉस, कौन सा, एक्स के साथ में एंगल बना रहा है ना ये वाला, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको ले लो कॉस, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको कॉस, ठीक है। लिखो F2 कितना है, 20 है, एंड 53 की वैल्यू, 53 की वैल्यू बताओ, इसके सामने वाला 4 होगा, ये कितना होगा, 4 के बाद ये 5 होता ना, तो 4/5, 4 एंड 4 16, कितना आया, 16 आया। क्लियर है, 16 नहीं, कुछ अलग कर दिया गया, हाँ एंगल गलत, 3 हमने, 3 है ना ये वाला 3। दिस इज 3 एंड दिस इज 12। देखो ये 53, 4 3 5। अब cos 53 की बात करेंगे तो cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। r ऑफ y के लिए F2 साइन 53, दिस वन परपेंडिकुलर 20 16। अब इसको कैसे लिख सकते हो, F2 वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, दिस इज द 12 ऑफ आई कैप, 16 ऑफ जे कैप, ओके। समझे या नहीं समझे, लेकिन बच्चे लोग, आप लोगों का आंसर ये आ रहा होगा, लेकिन इस बार मेरा आंसर ये है ही नहीं, ठीक है। क्यों, उसका रीजन है, देखो बच्चे लोग एक बात बताओ, y तो पॉजिटिव है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन x जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। तो बेटा हमने 12 इज द मैग्नीट्यूड, r ऑफ x कितना आ गया, 12 आ गया, r ऑफ x कितना आ गया, 12 आ गया, r ऑफ y कितना आ गया, 16 आ गया, r ऑफ y 16 आ गया। बट बेटा हमने ये r ऑफ x लिखा, इसके साथ जो इसकी डायरेक्शन को लिखोगे तो क्या माइनस के आई कैप नहीं लिखोगे, और माइनस का आई कैप लगाते ही यू हैव टू टेक इट माइनस का 12 आई कैप। बोले ये क्या हो गया, ऐसा कुछ लगा, हाँ यही है। आपको जो अभी दो दो क्वेश्चन से सीखा, जो आप लोगों ने अभी तक, है ना, ये वाले दो क्वेश्चन से सीखा, इधर नेगेटिव वाला टर्म यूज किया था हमने माइनस का। अब देखो माइनस की वजह से वेक्टर हमारा यहां पे आया था, और पॉजिटिव की वजह से वेक्टर हमारा उस डायरेक्शन में चला गया था। तो भाई एक बात बताओ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ हम बात करें, किसके साथ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ बात करें, तो ये हमारा दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और ये कौन से, भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरीफाई हो रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ये F1 वेक्टर। और ये वाला देखो, इधर देखो x माइनस है और ये जो y पॉजिटिव है, तो x माइनस वाई पॉजिटिव क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, हाँ तो वेरीफाई हो गया ना, और क्या चाहिए, समझे। और अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो बच्चे लोग, किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लो। चलिए एक और, सर और कराइए ऐसे क्वेश्चन।
30, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्या? 20 मीटर पर सेकेंड। एक्स और वाई कुछ इस तरीके से हमने लिया, ठीक है। चलिए अब आप लोगों से ये जो वेलोसिटी जो दे रखा है, क्या दे रखा है? दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। अब इस वेलोसिटी वेक्टर के लिए आपको कह रहा है कि इसकी कंपोनेंट निकालो, उसके साथ इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, उसके बाद इसकी डायरेक्शन भी बताओ। क्या बताओ? उसके बाद इसकी डायरेक्शन भी बताओ। तो क्या बता सकते हो? सर बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, बड़ा इजी है। हाँ बता सकते हो ना। चलिए कैसे? अब देखो सबसे पहले क्या करना है सर, v ऑफ x निकालते हैं, v ऑफ x। लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इस बार इतना आसानी से नहीं निकलेगा, इस बार कुछ चेंज है। देखो इस वाले क्वेश्चन में जो एंगल दे रखा था वो x के साथ दे रखा था। किसके साथ? x के साथ दे रखा था। बट इस बार एंगल जो है वो y एक्सिस के साथ दे रखा है। किसके साथ दे रखा है? y एक्सिस के साथ दे रखा है। तो ये वाले को आप लोग जो लिखोगे तो ये क्या है बेटा? cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ये cos थीटा वाला कंपोनेंट है, और ये जो है sin थीटा वाला कंपोनेंट है। हाँ या ना? बोला नहीं समझ में आया सर। कोई बात नहीं, नहीं आया तो देखो इधर बेटा, इसको r ऑफ x लिखोगे, क्या आप इसको r ऑफ y लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? r ऑफ y लिखोगे? यस और नो? बच्चे लोग बोल दो। अब देखो टर्म्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रट्टा मार लेते ना बच्चे लोग, तो रट्टा नहीं मारना सर, हमेशा v ऑफ x cos थीटा लगा देंगे, तो वो नहीं करना है। कंपोनेंट एंगल देखो, वेक्टर किसके साथ में एंगल बना रहा है। तो इस बार r ऑफ y, तो ये वाला तो किस, ये क्या हो गया? ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर। इसकी बात तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो अब देखो, अब जब इसको निकालना चाहोगे, किसको? r ऑफ x को निकालना चाहोगे, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनस। तो बेटा क्या? साइन थीटा इक्वल टू r ऑफ x, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाँ r ऑफ x अपॉन दिस v। हाँ या ना? लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ या ना? अब देखो cos थीटा की बात करें तो r ऑफ y, r देखो क्योंकि ये बेस है, क्या है? दिस इज द बेस और दिस इज द v। अब इसको हालांकि आपको याद नहीं रखना, इसका कंक्लूजन और भी है, वो निकाल कर दिखाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको वजह समझाई है दिस। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? इसको r ऑफ x को निकालने के लिए क्या लिखोगे? v sin थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे? v sin थीटा लिखोगे। r ऑफ y को निकालने के लिए आप क्या लिखोगे? v cos थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे। ओके बच्चे लोग, समझ में आया? तो अब इस बार चेंज हो चुका है ना? r ऑफ x सीधा आप लोग cos थीटा लगा देते हो, cos थीटा नहीं लगाना, एंगल से डिसाइड करना है कि एंगल कहां दे रखा है, किसके साथ दे रखा है। यदि आपको वही चीज याद है तो थोड़ा सा एक काम करिए, यहां पर y एक्सिस के साथ में जो थीटा दे रखा है ना, इस थीटा को कन्वर्ट कर लो, किस में? x के साथ। जब ये 630 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? अब v इसके साथ अगर ये वाला एंगल लेके चल रहे हो, क्या ये एंगल लेके चल रहे हो, तो बेटा यहां पर आप लोग ऐसे बनाओगे, ये वाला ऐसे चला जाएगा, ये r ऑफ x होगा, ये r ऑफ y होगा। तो इस टर्म्स में ये एंगल चेंज हो गया। क्या हो गया? एंगल चेंज हो जाएगा, वो एंगल जो है वो x के साथ बन गया। अब तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, फिर वो जो अभी तक प्रोसेस सीखा है उसी को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। कैसे? अब देखो, अब दोनों चीजें हैं, मैं दोनों चीज सिखा देता हूं। यहां पर आपने v cos थीटा को कंसीडर करना है, तो cos 60 लिख सकते हो, cos 60 लिख सकते हो। इट इज 20 दे रखा है ना, हाँ 20। एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? हाँ या ना? यदि आप लोग इस एंगल के साथ निकालना चाहते हो, किसके साथ? इस वाले एंगल के साथ निकालना चाहते हो, तो ये वाला टर्म यूज करना पड़ेगा, v sin 30। फिर से वही बात, 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, दिस। समझे? आ तो सेम ही रहा है ना?
बट ध्यान रखना है कि एंगल किसके साथ बना रखा है, उल्टा पुल्टा मत ले लेना कि रट जाते हैं सर ने ऐसा कराया, अब एंगल उसने चेंज कर दिया, आपका गेम ओवर। ठीक, चलिए आप लोग ऐसे भी ले सकते हो, कुछ ऐसे भी ले सकते हो, दोनों ही सीन यहां पर यूज किए जा सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हो। अब v ऑफ y, v ऑफ y, v ऑफ y निकालने के लिए v ऑफ y अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो v sin थीटा यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, sin 60, है ना, ये वाला ले रहा हूं तो अब 20, 60 की वैल्यू √3/2 10√3, ठीक है। वही v ऑफ y निकालता हूं इसके साथ, अगर यहां पर देखो अब v ऑफ y, v ये वाला लगाना है तो v cos थीटा होगा, cos 60, cos 30 सॉरी, ट्वेंटी cos 30 की वैल्यू √3/2 10 समझ में आया नहीं आया भाई? ओके, अब आप लोग v वेक्टर को लिखना चाहते हो तो v ऑफ x 10, अब देखो अब थोड़ा समझना पड़ेगा, आप ध्यान से समझना ना बेटा। देखो मैग्नीट्यूड v ऑफ x कितना आया, 10 आया। अब v ऑफ x, x की वैल्यू सॉरी v ऑफ x x पर नेगेटिव टर्म्स में है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस एंड i के, एंड y कहां पर है, नीचे है, यस और नो, जब y नीचे है तो माइनस का 10√3 जी के। ठीक है बच्चे लोग, किसको ये बात समझ में आई और कितने को नहीं समझ में, जिसको नहीं आई वो रिपीट करके देखिएगा। चलिए इसके बाद कोई अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि v कैप बताओ, तो v वेक्टर डिवाइड बाय दिस, ओके, देन माइनस का 10 ऑफ i माइनस का 10√3 j, ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये तो मैग्नीट्यूड या तो निकाल लो और नहीं निकालना तो दे रखा है बच्चे लोग, दे रखा है, कैसे, ये रहा, इसको लगाओ 1/2, इसको लगाओगे √3/2 जी कैप। अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन आप लोगों से पूछी जाए तो आपने इस तरीके से लिखनी होगी, ओके, गॉट इट। समझ में नहीं आया हो तो बताइए बच, नहीं वी आर मूविंग फर्दर। अगला क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने, नोट करो जिसने नोट करना है। भाई अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा तो वो अलोंग द एक्सिस हो जाता है ना, ये देखो अगर थीटा 90 हो गया तो इसका मतलब या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या वाई एक्सिस के अलोंग होगा या फिर बाहर जेड एक्सिस के अलोंग होगा।
ठीक है, चल एक और क्वेश्चन। इस बार थोड़ा और शानदार क्वेश्चन। अब लिखो कंपोनेंट्स बताओ। डिफिकल्ट होगा आप लोगों को इस क्वेश्चन करने के लिए, बट अगर आपने मेरी बात सुनी होगी, वो क्या बोली थी मैंने कि बेटा पहले सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो वेक्टर आपको दे रखे हैं वो ओरिजिन पर लगे हैं या नहीं लगे। यदि वो ओरिजिन पर लगे हैं तब तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है जो मैंने बोला कि ओरिजिन पर है या नहीं है। तो भाई एक बात समझा देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो इस वाले वेक्टर को कैन बी शिफ्ट, हाँ कर सकते हैं सर। और ये क्या होगा 53, क्या इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं सर? है, इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्या ये एंगल जो है वो 37 होगा? हाँ या ना? यदि ये F1 है 10 न्यूटन और दिस इज द F2, दिस इज द 20 न्यूटन। F1 एंड F2 कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, ओके समझे? यस और नो? F1 एंड F2, F1 एंड F2 कुछ इस तरीके से है, ओके। अब आप लोग दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही टर्म्स में इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है। यस और नो निकाल सकते हो ना? चलिए देखो x के साथ ही दे रखा है, इसका भी x के साथ दे रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका भी x के साथ, इसका भी x के साथ, सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ। फॉर F1, फॉर F1 क्या लगाओगे? f of x F1 cos 37, कितना दे रखा है? दिस इज द 10 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है भाई? cos 37 4/5, it is 8 f of y F1 sin 37 sin 37 10 multiplied by 4/5, it is 6, it is 6, okay।
ठीक है। अब इसको f1 को क्या लिख सकता हूं, f1 को लिख सकता हूं मैं f ऑफ x। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये x जो है वो नेगेटिव में है, y भी नेगेटिव में है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग माइनस का 8 ऑफ i कैप माइनस का 6 ऑफ j कैप। ठीक है बच्चे लोग, समझ गए। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला इसी में फॉर f2 आप क्या करोगे, सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया था, f ऑफ x f2 cos 53 cos 53 तो f2 20, इट इज 3/5, इट इज 12, इट इज 12, इट इज 12। ठीक है, इट इज 12। वन मोर, f ऑफ y f2 साइन 53 तो 20 मल्टीप्लाइड बाई इट इज 16। अब 16 दिस इज द f2। अब देखो इधर ध्यान से सुनना, इसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, देन x को पॉजिटिव कर दीजिए और y को नेगेटिव कर दीजिए। भाई सभी को समझ में आया, सभी को क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में। इस सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, एंड अगले सेशन में भी आप लोगों को लाइव रहना, जिससे कि लाइव लर्निंग आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा हो सके। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।